हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम जो बात करने वाले हैं आपके जो उत्तराखंड बोर्ड के जो क्लास 12 के फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं। अब तक मैं 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चनों के बारे में, न्यूमेरिकल 4th लेक्चर, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर ओवर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। मैं आपको बता दूं, इसमें आई क्या है? प्रकाश की अधिकतम तीव्रता आई मैक्स, और आई मिनिमम क्या है? प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता। A1 प्लस A2, A1 क्या है? यहाँ पर आयाम है। ठीक है, पहली तरंग का आयाम, और A2 क्या है? दूसरी तरंग का आयाम। A1 माइनस A2, तो ये वाला फॉर्मूला आपको अभी तक याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि हमेशा जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है आई, वो हमेशा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपको ये 2 फॉर्मूले अभी तक याद रखने हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि समान आवर्ती की 2 तरंगे, यानी 2 तरंगे हमारे पास, 2 तरंगे हैं। ठीक है, पहली तरंग हो गई और दूसरी तरंग हो गई, y1 और y2, 2 तरंगे हैं। उनकी जो आवर्ती है वो फिक्स है, समान है। फिर आगे बोला गया जिनके आयामों का अनुपात, आयामों का अनुपात यानी A1, और पहली तरंग का आयाम A1, दूसरी तरंग का आयाम A2। तो A1 अनुपात A2 हमको 3:5 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है। दोनों आपस में मिलकर क्या करती हैं? एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। ठीक है, अब बोला गया है कि परिणामी तरंग, जो ये परिणामी तरंग आया, ये y1 था, ये y2 था, तो दोनों से मिलकर जो परिणामी तरंग y1 प्लस y2 आया, तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले हमको इसका आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे? दिया है, क्या क्या दिया हुआ है हमको वो देख लेते हैं। हमको दिया है कि जिनके आयामों का अनुपात यानी A1 अनुपात A2 कितना गिवन है? 3:5, ये हमको गिवन है। फिर बोला गया है कि परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, तो हम क्या लिखेंगे? आई मैक्स, यानी परिणामी तरंग की जो अधिकतम तीव्रता है वो, और आई मिनिमम, बहुत आसान है, इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर ओवर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर से, ये फॉर्मूला लगाना है हमको। तो यहां से आगे चलते हैं हम। दिस इंप्लाइज आई मैक्स ओवर आई मीन, तो हमको क्या गिवन है? यहां से मैं लिख सकता हूं इसको A1 अपॉन A2, क्योंकि रेशो का मतलब अनुपात होता है, तो 3/5। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं कि A1 3 है हमारे पास, A2 कितना है? 5 है। सही है, तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस A2 की वैल्यू कितनी है? 5 ओवर 3 माइनस 5, इन दोनों का स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। दिस इंप्लाइज आई मैक्स ओवर आई मीन, यानी मैक्स का मतलब अधिकतम और मिनिमम का मतलब न्यूनतम, इक्वल टू 3 5 8 हो गया इसका स्क्वायर, और 3 माइनस 5 यानी 2 का स्क्वायर। तो यहां से आ गया आई मैक्स ओवर आई मीन मिनिमम इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, और -2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास? इसको हम कैंसिल करेंगे यहाँ से 4 1 हो गया, और 4 1 हासिल के 2 लगे, 4 6 24। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से आगे देख लेते हैं। आई मैक्स आई मीन दिस इक्वल 16/1। दिस इंप्लाइज, हमको क्या फाइंड करना है? अधिकतम
तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, जो दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित हुई, उससे एक परिणामी तरंग मिली, उन दोनों का अनुपात हमको फाइंड करना है। तो आई मैक्स रेशो आई मिनिमम इक्वल टू 16:1, यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम क्वेश्चन 2 पर बात कर लेते हैं कि एक व्यतिकरण प्रतिरूप में, एक व्यतिकरण प्रतिरूप है, आप जानते हो व्यतिकरण प्रतिरूप के बारे में, ठीक है ना। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना है? 36:1। अब देखो पहले ये निकलवा रहा था उस चीज को, अब उसने दे दिया अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 36:1 है। अब बोला गया व्यतिकरण करने वाली तरंगों के, जो व्यतिकरण तरंगे कर रही हैं, उन तरंगों के आयामों और तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। यानी हमको A1:A2 फाइंड करना है, और हमको दूसरा क्या करना है? I1:I2 फाइंड करना है। तो आइए देख लेते हैं इसके आंसर को भी। तो सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमको दिया क्या है? हमको दिया हुआ है अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यानी आई मैक्स रेशो आई मीन इक्वल, कितना दिया हुआ है? 36:1। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? यहां से मैं निकाल सकता हूं आई मैक्स ओवर आई मीन, दिस इंप्लाइज कितना है? 36/1, ये गिवन है हमको। अब हम जानते हैं सिंस कि जो तीव्रता होती है वो सीधे किसके प्रोपोर्शनल होती है? तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इससे हम निकाल सकते हैं। अब जब हम इससे निकाल सकते हैं तो हमको एक फॉर्मूले के बारे में पता है। क्या पता है? कि जो आई मैक्स होता है वो क्या होता है? आई मीन इक्वल A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर ओवर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है ना। अब यहां से देखो आई मैक्स ओवर आई मीन, यहां पर देखो ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस A2 ओवर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको ये पता है कि A² प्लस B² इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा ये जो 2 है ये इस पूरे के अंडर रूट में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा आई मैक्स अधिकतम तीव्रता और तरंग की न्यूनतम तीव्रता का अंडर रूट, यानी ये जो 2 है ये पूरा इधर 1/2 पावर में चला जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो इधर बचा हमारे पास A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2, ये बच गया हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ से हमको फाइंड करना है, अब हमको क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज आप इसके लास्ट में लिखना। तो आई मैक्स कितना है हमारे पास? आई मैक्स है हमारे पास 36, और आई मीन कितना है हमारे पास? 1। आई मैक्स हमारे पास 36 है और आई मीन कितना है? 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल, तो कितना आ जाएगा? A1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, जैसे मैं A1 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस जो कॉमन लेते हैं वो उसके भाग में चला जाता है, यानी उसके बटे में चला जाता है। तो ऐसे यहाँ से A1 कॉमन लिया, 1 माइनस A2/A1। तो यहाँ से A1 से A1 कैंसिल हो गया, तो कितना मिला हमको? ये मिल गया हमको, दिस इम्प्लाइज 36 का रूट क्या होगा? 6 होगा, और 1 का तो 1 ही होगा। तो ये बच गया हमारे पास 1 प्लस A2/A1, और ये बच गया हमारे पास 1 माइनस A2/A1। या तो आप ऐसे कर लो इसको, ठीक है। 2-3 तरीके हैं आप इसका। ऊपर यानी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A प्लस बी A माइनस बी वाला, ये वाला, ठीक है। योगांतर अनुपात, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। आगे देख लेते हैं हम इसमें करना क्या है आगे हमको। इसके बाद यहां से हमारे पास आ जाएगा 6/1 इक्वल
आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इधर दोनों की साइड में मल्टीप्लाई कर लो। तो हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, कैंची मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 6 1 माइनस A2 अपॉन A1 इक्वल 1 प्लस A2 अपॉन A1। ऐसे कर लिया हमने। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 की इसके साथ 6 माइनस A2 अपॉन A1 इक्वल, यहाँ से 6 आ जाएगा 1 प्लस A2 अपॉन A1। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको आगे जो एक जैसे उनको एक तरफ लिया हो तो 1 है, 1 इधर लिया हो तो 6 माइनस 1 इक्वल A2 अपॉन A1। ये माइनस का 6 A2 A1 उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, प्लस, ये जब उधर जाएगा, देखो ये 1 था, ये वाला 1 था, जब ये इधर जाएगा तो -1 होगा, है ना। और -6 A2 अपॉन A1 उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, 6 A2 अपॉन A1, यानी माइनस और प्लस दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ से 6 माइनस 1 5 बन गया, और दोनों के हर बराबर हैं A1 A1, तो A1 आ गया, तो A2 प्लस 6 A2। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा हमको 5 इक्वल A2 प्लस 6 A2 कितना हो जाएगा, 7 A2 अपॉन A1। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये बन गया हमारे पास 5A1, इस A1 की मल्टीप्लाई इधर 5 में करेंगे तो 5A1 7A2। तो यहाँ से हमको किसका अनुपात निकालना है, यहाँ से सबसे पहले तरंगों के आयामों का अनुपात निकालना है। तो तरंगों के आयामों का अनुपात क्या होगा, इस A2 को मैं इसके नीचे लाऊंगा तो A1 अपॉन A2, इस A2 को इसके नीचे लाऊंगा मैं तो A1 अपॉन A2, इधर कितना बचा 7 और नीचे कितना बचा 5, इस 5 को इसके नीचे ले आएंगे। तो यहाँ से A1 अनुपात A2 कितना आ गया, 7:5। तो पहला तो हमारा आंसर आ गया, है ना। अब हम दूसरा आंसर क्या निकालने वाले हैं, दूसरा आंसर हमारे पास है कि तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात करो। तो पहली और दूसरी तरंग के तीव्रता का अनुपात भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सेकंड केस क्या है, सिंस हमको पता है कि I सीधा प्रोपोर्शनल होता है तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से I1 अपॉन I2, है ना। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू KA², के एक नियतांक है। तो यहाँ से k तो कैंसिल हो जाएगा, k अपॉन A1 का स्क्वायर और k A2 का स्क्वायर, ठीक है। तो k से k कैंसिल हो गया, तो I1 अपॉन I2 इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, I1 अपॉन I2, A1 हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर, A2 हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज I1 अपॉन I2 दिस इक्वल टू 7 का 49 और 5 का कितना हो गया 25। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास I1 रेसो I2 इक्वल 49 रेसो 25। तो यही हमारा कंप्लीट आंसर है। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहला और दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, तो आपको इनको तैयार कर लेना है। आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि यंग के द्विसलिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यंग का प्रयोग होता है, यंग का द्विसलिट प्रयोग यानी द्विझिर्री प्रयोग, उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं वो हम देख लेते हैं। तो द्विसलिट में हम बात करते हैं दो सिल्टों के बीच में, ठीक है, और इसके जस्ट सामने एक पर्दा रखते हैं जहां पर हमको फ्रिंजें मिलती हैं जो कलर्ड होती हैं, ठीक है, ये हमको पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक स्रोत ले लेते हैं, कला संबंध स्रोत S1, और यहाँ पर एक स्रोत ले लेते हैं S2, ठीक है। अब यहाँ से पर्दे पर हम पथांतर को फाइंड करने वाले हैं। वो आप लोग जानते हो कि इन दोनों रेखाओं के बीच में जहाँ पर फ्रिंजें मिलेंगी हमको, इस पॉइंट को हमने P मान लिया और इस पर्दे का कोई मध्य बिंदु हमने O मान लिया और इसको हमने इससे मिला दिया। तो यहाँ से होता क्या है कि इस सिल्टों के अकॉर्डिंग हमको इस पर्दे पर O पर इसको बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज, और केंद्रीय फ्रिंज हमेशा दीप्त फ्रिंज होती है। तो हमको यहाँ पर दोनों सिल्टों के बीच की दूरी जो पता होती है वो D पता होती है, ठीक है। और
सिल्ट से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल टी पता होती है हमको। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आओगा। दोनों तरंगों का जो दोनों तरंगे होती हैं, ठीक है, जो द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में भी चलती हैं, इन दोनों तरंगों का जो पथांतर होता है वो इक्वल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमको केंद्रीय फ्रिंज मिलती है वो हमेशा दीप्त होती है, और इसको हम शून्य क्रम की फ्रिंज भी कहते हैं। और इसी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से हम सभी फ्रिंजों के बीच की दूरी आसानी से माप सकते हैं। तो केंद्रीय फ्रिंज से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी, मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है यहाँ पर, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये हमारी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है। कौन सी फ्रिंज है ये? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है ये। ठीक है, इस केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से किसी भी पर्दे पर कहीं पर भी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पर्दे पर कहीं पर भी हम किसी भी दीप्त फ्रिंज की या अदीप्त फ्रिंज की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको, तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से किसी भी अन्य दीप्त फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है उसको हम डिनोट करते हैं एक्सन से। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से किसी भी अन्य दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी जो होती है उसको डिनोट करते हैं एक्सन से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एन इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, जहां डी क्या है? सिल्ट और पर्दे के बीच की दूरी, स्मॉल डी क्या है? सिल्टों के बीच की दूरी, है ना, सिल्टों के बीच की दूरी है। और साथ ही जो एन है हमारे पास, एन क्या है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से कितने नंबर पर कोई फ्रिंज बन रही है वो एन हमको बताता है, यानी फ्रिंजों की संख्या कितनी है वो एन हमको बताता है। और साथ ही यदि हम बात करें कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, यदि अदीप्त फ्रिंज हमारी एम पर बन रही है तो हम बोल देंगे कि एक्स एम इक्वल टू एम माइनस 1/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने। पहला क्या है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, और एक्स एम इक्वल टू एम माइनस 1/2 लैम्डा डी अपॉन डी क्या है? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अदीप्त फ्रिंज क्या होगी यहाँ पर? काली, ब्लैक। ठीक है ना, ये आपने डेरिवेशन किया होगा। तो आइए हम चलते हैं कि, और साथ में फ्रिंज की चौड़ाई का भी फॉर्मूला आपको पता है कि लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यही होता है सेम कि जो हमको यहाँ पर गिवन होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर बात कर लेते कि क्वेश्चन हमको क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है हमको, क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन थर्ड है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, उसमें झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्री यानी सिल्ट के बीच की दूरी कितनी? 0.28 मिलीमीटर है, तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी ये स्मॉल डी दे दिया, कैपिटल डी दे दिया। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, यानी हमको क्या निकालना? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तथा चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। तो प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है वो गिवन है हमको, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमको? सबसे पहले हमको गिवन है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है। तो हमको दिया क्या क्या है? हमको दिया है स्मॉल डी इक्वल टू 0.28 मिलीमीटर। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ पर हमको क्या दे दिया? झिर्रियों के बीच की दूरी हमको स्मॉल डी दे दिया 0.28 मिलीमीटर। तो 0.28 क्रॉस 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। डी इक्वल टू, मैं जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो मैं एक अंक राइट में ले जा रहा हूँ 2.8, तो पावर माइनस में बढ़ती है, ये बात याद रखना। तो -3 थी, -4 हो गई। आगे हमको दिया है कि पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे फोटो होती है। तो हमको क्या दिया है? आगे हमको दे दिया गया कैपिटल डी, वो कितना दे दिया हमको? 1.4 मीटर दे दिया हमको। ठीक है, ये 1.4 मीटर हमको पर्दा दे दिया।
अब बोला गया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तथा चतुर्दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, तो मैं आपको फोटो में समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला गया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्दीप्त फ्रिंज, यानी यहाँ पर कोई चतुर्दीप्त फ्रिंज है, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास बी पर 4, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, x4। यहाँ पर कोई फोन नंबर पर एक दीप्त फ्रिंज, एक चमकीली फ्रिंज चमक रही है 1 2 3 4 नंबर पर, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि xn इक्वल टू दीप्त फ्रिंज के लिए। तो हम बात कर लेते हैं x4 कितना गिवन है हमको, x4 गिवन है हमको, यहाँ पर देख लेते हैं, देखो x4 है हमको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तथा चतुर्दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2, तो चतुर्थ यानी 1.2 कितना गिवन है, 1.2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल लेते हैं, 1.2 क्रॉस 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 2 मीटर होते हैं। तो ये x4 दे दिया, साथ में xn दे दिया हमको, n इक्वल टू, क्योंकि फोन नंबर पर फ्रिंज चमक रही है, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि NV दीप्त फ्रिंज, NV दीप्त फ्रिंज की, NV दीप्त फ्रिंज की फॉर्मूला हमको पता है, जो मैंने आपको लिखवा रखा है यहाँ पर, देखो ये फॉर्मूला NV दीप्त फ्रिंज की, NV दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, NV दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी, सीधा सा मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी NV दीप्त फ्रिंज है, ठीक है, उसकी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी। तो हमको तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो फॉर्मूला है कि xn इक्वल टू n लैम्डा d ओवर d। बट पूछा क्या है यहाँ पर पूछा गया है कि उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो, लेकिन हमको बोला केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तथा चतुर्दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस n इक्वल टू कितना है हमारे पास 4, तो हम लिखेंगे चारवीं दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी, तो n इक्वल टू 4, तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x4 इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है 4 क्रॉस लैम्डा हमको फाइंड करना है, और d हमको पता है कितना है, d 1.4 ओवर स्मॉल d कितना है हमारे पास, स्मॉल d है हमारे पास, स्मॉल d है 2.8 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 4, ये दे दिया गया हमको। आगे हम बात कर लेते हैं, x4 हमको कितना गिवन है, x4 हमको 1.2 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 2 इक्वल 4 क्रॉस लैम्डा क्रॉस 1.4 ओवर 2.8 क्रॉस 10 की पावर माइनस की 4, ये गिवन है हमको। अच्छा यहाँ पर देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 14 दूनी 28 बन गया हमारे पास, ठीक है, और 2 से 4 को कैंसिल कर दो 2 बन गया। तो यहाँ से कितना बन गया हमारे पास, इस 10 की पावर माइनस 4 को हम उठाकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1.2 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 4 इक्वल, ये आ गया 2 लैम्डा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा इक्वल टू, यहाँ से 1.2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 6, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 1.2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 6 ओवर 2 बन गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, इस पॉइंट को मैं इधर ले जाऊँगा तो 12/2 आ जाएगा, और पॉइंट को जब इधर ले जाऊँगा तो 10 की पावर माइनस 7 बन जाएगा, है ना। तो इसको 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6, तो यहाँ से कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया लैम्डा इक्वल टू 6 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। बट हमको ये पता है कि जो लैम्डा होता है वो एंगस्ट्रॉम में गिवन होता है, तो हम इसको एंगस्ट्रॉम में बदल देंगे, सिंस हमको ये पता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10, नैनोमीटर में भी बदल सकते हो आप, एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हो, जिसमें आपकी मर्जी हो, ठीक है। मैं तो किस में बदल रहा हूँ, मैं चलो नैनोमीटर में बदल रहा हूँ, क्योंकि नैनोमीटर में कितने की जरूरत पड़ेगी, इसमें 2 की जरूरत पड़ेगी, एंगस्ट्रॉम में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 7, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/10 की पावर माइनस के 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6 क्रॉस 10 की पावर -7, ये माइनस के 10 ऊपर जाएगा तो प्लस के 10, तो आ गया लैम्डा इक्वल टू 6 क्रॉस 10 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 600, ठीक है, सॉरी 6000 बन गया ये, तो ये बन गया एंगस्ट्रॉम। तो यही प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। लेते कल कौन कौन से न्यूमेरिकल पर हमारी वीडियो आएगी। ऑप्टिक्स की मैंने आपकी न्यूमेरिकल की खत्म कर दी है, प्रकाश के व्यतिकरण की चल रही है, प्रकाश के व्यतिकरण की कल ये खत्म हो जाएगी। 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं कि ये 2 क्वेश्चन मुझको कराने हैं, इसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम हमारा पूछता है। उसके बाद हम बात करेंगे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के न्यूमेरिकल के बारे में। उसमें मुझको ज़्यादा 5 न्यूमेरिकल कराने क्योंकि इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर हम बात करेंगे द्रव्यमान क्षति की। द्रव्यमान क्षति के ऊपर यानी डेल्टा एम इक्वल टू वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, द्रव्यमान की क्षति, द्रव्यमान में कमी, तो उससे एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं परसों तक ये खत्म कर दूंगा, फिर मैं स्टार्टिंग से आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दूंगा जो जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लो, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के